हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो डी ट्रिपल एस बी का पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है ना हमारी, उसका सेट नंबर 3 लेकर आई हूँ। इसमें भी हम 7 मार्च को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसी के क्वेश्चंस कंटिन्यू हैं मेरे साथ आप लोगों के। मैंने अपना पार्ट बी जो था स्कोर किया था 87.61% किया था आउट ऑफ 100। तो मैं आप लोगों को एक तरीके से किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे, कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमें पीवाईक्यू एनालाइज करने पर पता चल जाती हैं। तो हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो क्वेश्चन या टॉपिक्स हमें नहीं पता होते उससे रिलेटेड हमें चीज़ें और जाननी होती हैं विद कॉन्सेप्ट, तो मैं आप लोगों को वो भी क्लियरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग अच्छे से करिए मेरे साथ और अपने नंबर्स जो है ना उनको इंक्रीज़ करिए। किस तरीके से एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पुट करता है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम सिर्फ़ और सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज़ में जो प्रैक्टिस करते हैं उसी से हमें पता लग सकता है। मस्ट है कि आप लोग पीवाईक्यू सीरीज़ ज़रूर करें। अगर आपने इसको नहीं किया है और आप लोग ऐसे ही जा रहे हैं या 1-2 पेपर लगा लिया है आप और सोच रहे हैं कि हाँ मेरे अच्छे स्कोर आ जाएंगे क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ लिए, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आप लोगों को पूरा डीप जाके एनालाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें। अगर आप लोगों ने इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आने वाले जो केवीएस की पीआरटी वैकेंसी होगी उसमें भी आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा होगा। सिर्फ और सिर्फ डी ट्रिपल एस बी पे फोकस रखिए। केवीएस का एग्ज़ाम हो गया, अनदर जो एग्ज़ाम्स हैं आप लोग एएमआरएस का जो एग्ज़ाम है, एनवीएस का है ना, वो ईजिली आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने डी ट्रिपल एस बी की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है। तो अच्छे से करिए। आप लोग कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट करिए, कोई इशू है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, सेपरेट वीडियो चाहिए आप लोग को उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर कहिए। क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है परीक्षा दर्पण, उस पर मैं टॉपिक वाइज कंटेंट बना के अपलोड करती हूँ। आप लोग उस चैनल को भी ज्वाइन करिए। जैसे आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन देती हूँ, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हर चीज़ आप लोगों को दोनों चैनल पर प्रोवाइड करी जा रही है ताकि आप लोग मेरे 87.61% रहे थे 100 में से, आप लोग 90 से भी ज़्यादा नंबर गेन करिए। इसलिए मैं दोनों ही चैनल पे बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए और प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं आ रहा, कोई हेल्प चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी पार्ट बी में आप लोगों को जो पूछना है। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को कुछ ना समझ आए ना तो कमेंट कर दीजिएगा और एट द एंड आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। 20 आउट ऑफ आप लोग के स्कोर कितना आप लोगों ने किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग्स टू मुंडा फैमिली। निम्नलिखित में कौन सी भाषा मुंडा परिवार से संबंधित है। मुंडा परिवार जो आपका एनसीएफ 2005 है ना, उसमें हमारी जो 5 फैमिलीज़ हैं लैंग्वेज की उसके बारे में बोला गया है। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का एनसीएफ 2005 से ही। इसमें आपका मुंडेरी आती है, संथाली आती है। तो ये दोनों लैंग्वेज जो है ना आप लोगों की वो मुंडा फैमिली में शामिल होती हैं। तो आंसर आपका जो होगा फर्स्ट सेकंड नहीं, नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि जो संथाली और मुंडेरी है बोथ आर बिलोंग्स टू मुंडा फैमिली। करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है आप लोगों का। जो ये आपकी लैंग्वेजेस है ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा परिवार है ना, उसी की उपभाषा, उस उपभाषा समूह जो होते हैं ना उसमें आती है आपकी मुंडा फैमिली। ये हमारे भारत में जो पूर्वी भारत है ना वहाँ पे बोली जाती है और जो बांग्लादेश का रीजन है ना उस साइड बोली जाती है। तो आप लोग इस टॉपिक को भी कर लीजिएगा, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू
द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित है? ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है, तो ये दी थी इन्होंने H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था। ह्यूरिस्टिक मेथड में ना जो लेवल्स है ना, उनको आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि इस लेवल से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीआरटी के पेपर्स में। पहले 2019 में भी दिए थे, 18 और 22 में भी, तीनों में पूछे गए हैं। आप लोग देख लेना, ये तीनों ईयर्स के जब एनालाइज हो जाएंगे ना हमारे कंप्लीट, तो आप लोग खुद देखिएगा इन लेवल से क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ना, इसकी वीडियो दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर दूंगी आफ्टर दिवाली, तो आप लोग वहाँ पे अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस होगी ना, उस चैनल पे करवाऊंगी मैं, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है किससे संबंधित है। हम इसको डिस्कवरी मेथड खोज विधि कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रदर्शन विधि कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान विधि या प्लेवे मेथड खेल विधि कहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना 1 होगा। इसको हम डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ना, इसमें बच्चों को फ्री छोड़ा जाता है, वो खोजे चीज़ों को, डिस्कवर करें, इन्वेस्टिगेट करें, क्या क्या होती है, कैसे होती है। वो अपना क्या करते हैं, अपनी जो रीजनिंग होती है ना, उसको क्लियर करते हैं, डिस्कवर करते हैं चीज़ों को, और इस वजह से हम इसको खोज विधि या डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। इसके बाद जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ना आप लोगों का, इसमें चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करा जाता है। जैसे कि एक टीचर होती है और वो ना कोई चीज़ आप बच्चों को पढ़ानी है, बच्चे इधर इधर बैठे हैं और यहाँ पे टीचर खड़ा होके ना वो चीज़ दिखाता है और बच्चों को समझाता है कि ये ऐसे है, ऐसे है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको प्रॉब्लम जो मेथड है वो देखा जाता है कि क्या समस्या है, उसको क्या कैसे हल किया जाए, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्ले वे मेथड में बच्चों को खेल विधि के द्वारा प्ले में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। इन्वायरमेंटल स्टडीज इज अ मिक्सर डैश। पर्यावरण अध्ययन डैश एक मिश्रण है। ट्रेडिशनल साइंस, सोशल वैल्यूज, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। पारंपरिक विज्ञान, सामाजिक मूल्य या पर्यावरण के प्रति जागरूकता। तो पर्यावरण, जो इन्वायरमेंटल स्टडी हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं ना 1st to 5th में, या आगे की क्लासेस भी जो हैं 6 to 8 या आगे जो भी है क्लासेस सारी, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि हमें उसमें हमारे ट्रेडिशनल के बारे में बताया जाता है। त्योहारों वाला एक चैप्टर है, तो वो हमारे ट्रेडिशनल में आता है। पारंपरिक विज्ञान का जो है, सामाजिक मूल्य सिखाए जाते हैं कि क्या कैसे हमारे समाज में चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। और पर्यावरण के बारे में तो जागरूकता उसमें मिलती ही मिलती है। तो जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1st वाला। 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज करेक्टली मैच्ड विथ हिज लिटरेचर। निम्नलिखित में कौन सा कवि उनके साहित्य से सही सुमिलित है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, जायसी ने गीतावली लिखी है। क्या ये सही है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन 1 है ना कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, राम जी के बारे में लिखा था, तो ये तो बिल्कुल सही है। इन्होंने रामचरितमानस लिखा था, वो भी किस भाषा में? अवधी, जो अवधी लैंग्वेज है ना, उसमें उन्होंने लिखा था, अवधी भाषा में। लेकिन जो जायसी है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, ये क्या थे? मुस्लिम। आप लोगों ने सुना होगा कि ये मुस्लिम कवि थे। तो इन्होंने गीतावली नहीं लिखी है, बल्कि इन्होंने कौन सी इनकी फेमस है, पद्मावत, जिस पे मूवी भी बनी हुई है, तो इन्होंने वो वाली अपनी लिखी थी। इसके बाद आपका है
क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ अभी, चलो चलो अभी। अरे भाई अभी पढ़ा रही हूँ, दरवाजा उठना और पढ़ा रही हूँ मैं बच्चों को। चल दरवाजा उठना और जा, दरवाजा उठना दे, आवाज आ रही है बाहर से। क्यों पागल हो गए लग गया तुम लोग? दरवाजा उठा जल्दी और जा आराम से। जी ने ही लिखा था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 सही सुमेलित है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें 1 2 दोनों है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में सिर्फ 1 है तो ये करेक्ट हो गया, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आप लोगों को ना चीज़ें हर जगह से अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। जितना पढ़ोगे आप लोग ना, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, कभी पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, कभी हिस्ट्री हो रही है, कभी पॉलिटी हो रही है। कोई फिक्स नहीं है भाई, एक कहीं से भी क्वेश्चन ये लोग पुट आउट कर देते। तो आप लोग अपना अच्छे से पढ़िए और जितना हो सकता है ना उतनी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 5th। डैश हैज़ बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग। डैश को शिक्षण के कई तकनीकों को विकसित करने में लागू किया जाता है। तो इसमें है ऑपरेंट कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुकूलन, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग अवलोकन अनुकूलन, इनएफिशिएंट कंडीशनिंग अक्षम अनुकूलन, या क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुकूलन। तो जो इसका ऑप्शन 1 है बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ना, बीएफ स्किनर ने दिया था। उनका ये जो उनकी थ्योरी है ना ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी कहते हैं। बहुत अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। तो ये जो है ना, इसका यूज़ करके बहुत सारी बच्चों में तकनीकों को विकसित करने का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप बच्चे ने कुछ किया और उसको तुरंत हम अगर रेनफोर्समेंट देते हैं तो वो उससे खुश होकर मोटिवेट होता है, खुश होता है, फिर दूसरी चीज़ें अचीव करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तो ये चीज़ें इनसे क्या होता है, वो सीखने के लिए टेक्नोलॉजीज सीखने के लिए मोटिवेट होता रहता है, अप्लाइड होती रहती हैं चीज़ें। इसके बाद है जो ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग है ना, इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, अवलोकन करके किसी चीज़ को सीखा जाता है। किसी को देख के सीखना या किसी चीज़ को जैसे टीवी में देख लिया उससे सीख लिया, या कुछ हो रहा है हमारे सराउंडिंग में तो वहाँ से सीख लिया, तो इसको हम अवलोकन अनुकूलन कह सकते हैं। ये बंडूरा ने दी थी। ये जो सी वाला ना, ये हमारे साइकोलॉजी में आज तक तो यूज़ नहीं हुआ है, ऐसी ऑप्शन में दे दिया है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये पावलो ने दी थी, शास्त्रीय अनुकूलन। इसमें हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है ना, अनकंडीशन, उसको हम एसोसिएट मतलब जोड़ते हैं एक दूसरे से, कंडीशनिंग करते हैं। जैसे कुत्ते का खाने के साथ और बैल के साथ किया था उन्होंने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। उद्दंड, मार्तंड, तरुण भारती, आनंद बाजार पत्रिका, या केसरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये जो हमारा सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर है हमारे भारत का, ये आपका 30 मई 1826 में शुरू हुआ था। इसको जो शुरू किया था ना, वो पंडित जुगल किशोर ने किया था। किशोर जी ने शुक्ला, इन्होंने इसको शुरू किया था। तो अच्छे से अगर कॉपी पेन लेके बैठते हो ना आप लोग, तो नोट कर लेना। रिवीजन के टाइम पे आप लोगों को हेल्प होगी। ये फास्ट रिवीजन जब आप लोग एग्ज़ाम टाइम पे करेंगे ना, तो उस पर हेल्प मिलती है। तो ये आपका करेक्ट है।
इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ आईसीटी टूल्स इन लर्निंग। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम में आईसीटी टूल्स का उपयोग नहीं है। आईसीटी जो हमारा आज के टाइम पे ऑनलाइन टीचिंग्स चल रही हैं, जो फैसिलिटीज चल रही हैं, उसका बोला गया है। तो देखिए, क्रिएटिंग द लर्निंग सिचुएशन इन क्लासरूम, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डिससेमिनेटिंग अमंग द पीयर्स। तो ये जो आपके दोनों है ना, कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना, जानकारी एकत्र करना और साथियों के बीच प्रसार करना, ये क्या होते हैं, आईसीटी के ही बेनिफिट्स हैं, दोनों बेनिफिट हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपयोग नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि ये दोनों तो सही हैं, दोनों ही हमारे बेनिफिट आईसीटी के हैं, तो नन हो जाएगा, नीदर वन नॉर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग एट द अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग। स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरण में गणित सीखने की प्रकृति क्या है। स्थूल एवं संदर्भ संबंधित समझ की गणित में बच्चों की शुरुआत की समझ। सेकंड है मूर्त तत्वों के साथ हस्त कौशल बच्चे की गणितीय अवधारणा एवं प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करता है। तो ये मैथमेटिक्स बिल्कुल दोनों में ही सही है कि जो स्टार्टिंग वाली होती है ना, 1st to 5th या नर्सरी टू 5th मान सकते हो, तो उसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स की कॉन्क्रीट बनाते हैं, मूर्त चीजें हो गई, जैसे कि एक एप्पल ले लिया हमने, एक एप्पल से हम 1 सिखाते हैं, और जहाँ पे 2 बॉल्स हमने बना दी, तो इससे क्या सिखाएंगे हम, 2 सिखाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये कॉन्क्रीट होते हैं। बच्चे को पहले ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, फिर उससे उसकी जो सिंबल्स होते हैं हमें वो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चे का जो पहला मैथमेटिक्स होता है ना, उसको हम थ्रू द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के थ्रू सिखाते हैं, जो उसके कॉन्टेक्चुअल हो, उसके आसपास की चीज़ों में ही संबंधित हो। सेकंड जो स्टेटमेंट है ना आप लोगों की, मूर्त तत्वों के साथ हस्त कौशल बच्चों की गणितीय अवधारणा प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करता है। एक्टिव मैनिपुलेशन विथ कॉन्क्रीट एलिमेंट्स लीड चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। तो इसमें सही है, जब बच्चे को हम एक्टिव देते हैं ना, मूर्त चीज़ें देते हैं, और उसको उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए चांस देते हैं, उसको सिचुएशन देते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, उसको और अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी में एक तरीके से उसको यूज करके अपनी मैथ को समझता है। तो बोथ आंसर जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्याजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच्ड। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था सही सुमेलित है। सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटीज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, प्रोपोर्शनल थिंकिंग, संवेदीगात्मक बुद्धि संबंधित मोटर गतिविधियां, मूर्त सक्रियात्मक प्रस्ताव सोच। तो ये जो होती है ना सेंसरी वाली, 0 to 2 ईयर्स की एज है, 2 ईयर्स में आती है। और जो आपकी ये कॉन्क्रीट वाली आती है, ये 7 to 11 में आती है। इसके बाद तो फॉर्मल वाली आ जाती है। तो जो बच्चा सेंसरी मोटर में होता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी इंटेलिजेंस को ना मोटर एक्टिविटीज, चीज़ों को पकड़ना, अपने मुंह में लेना, इधर से उधर चलना फिरना, कोशिश करना कि वो चीज़ों को ग्रैस्प कर सके, पकड़ सके अच्छी तरीके से। बॉल को फेंकता है, उठाता है, गुड़िया से खेलता है, सारी चीज़ें करता है 2 साल तक। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो मूर्त सक्रियात्मक को कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो स्टेज है ना, उसमें प्रस्ताव सोच नहीं आती है। यहाँ पे बस बच्चा जो होता है ना, वो मूर्त जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसको बच्चा देख सकता है, उसके साथ ही वो अपने लॉजिक लगा सकता है। अभी वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ भी समझ अपनी विकसित कर सके, लॉजिकल और तर्क कर सके। तो ये वाला तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2, और स्टेटमेंट जो आपका 2 है
फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है और सही वाला बताना था, तो ऑप्शन बस ओनली वन बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपकी थिंकिंग आती है ना प्रोपोजिशनल, ये अब्स्ट्रैक्ट में आती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक मिनट। अब्स्ट्रैक्ट वाली आती है ना जो स्टेज आपकी 11+ ईयर्स में, तो उसमें होती है। इसमें बच्चा जो सारी चीजें होती है ना, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करता है, हाइपोथेस जो हाइपोथेसिस होते हैं ना, कल्पनाएं होती हैं, वो सारी वो करता है, परिकल्पनाएं आप जिसे बोलते हैं, तो वो सारी चीजें बच्चा करता है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल जो स्टेज होती है उसमें आप लोगों की आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द डिवाइस दैट इंटरप्रेटेट्स एंड एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये जो दोनों काम है ना, इंटरप्रेटेट और एग्जीक्यूट करना, तो ये किसका होता है? सीपीयू का होता है। सीपीयू मतलब कि इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, तो सारे काम इसी से हैंडल होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को ना अगर कंप्यूटर में करना ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिक कंप्यूटर है ना, वो सारी चीज़ें कर लेना। मेन जो पार्ट्स है ना, मेन पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर के, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। उन्हीं से क्वेश्चंस आप लोगों के अटेम्प्ट हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं आईसीटी का पूछ लेता था कंप्यूटर से, 1-2 पूछ लेगा, बस ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो आप लोगों का है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन approximate value of mode in perfectly symmetrical distribution is mode is equal 3 multiplication median plus 2 multiplication mean. Range is the difference between large and small observation in the data. तो जो आपका इसमें आपका करेक्ट बताना है कौन सा है स्टेटमेंट, तो जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है ना, वो सेकंड वाली बिल्कुल सही है। जो डाटा होता है ना, वो हमारा लार्ज और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का होता है, लार्जेस्ट और माइनस हो जाता है स्मॉलेस्ट वाला। ये बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, वो करेक्ट होगा। और जो फर्स्ट है ना, मैं इसको इरेज करके यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसमें एक ही मिस्टेक है बस। देखो क्या होता है, आप इसमें दे रखा है ना मोड, ये इज इक्वल 3 मल्टीप्लिकेशन मीडियन, ये जो आपका प्लस लगा हुआ है ना, इसके बदले में माइनस आता है, इक्वल टू मीन, मल्टीप्लिकेशन बाय मीन। तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है फॉर्मूला, ना कि ये वाला है, ये वाला इनकरेक्ट है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का, when children do listen and identify activities they are dash। जब बच्चे सुनो और पहचानो गतिविधियां करते हैं तो वो डैश होते हैं। एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी शब्दावली का विकास कर रहे हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, करेक्ट है। जब हम बच्चों को कहते हैं सुनो और पहचानो ना, तो हम नई नई चीज़ें उनको दिखाते हैं क्लासरूम में, तो बच्चे क्या करते हैं, उन चीज़ों के नाम सीखते हैं, क्या बोला जाता है उस चीज़ को वो देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं उनका, और पहचानने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब वही एक्टिविटी दोबारा रिपीट करी जाती है क्लासरूम में ना, तो बच्चे उसको
बहुत अच्छी तरीके से बता पाते हैं, उसका नाम जान जाते हैं। पहली बार किसी बच्चे को हमने मैंगो दिखाया जिसने शायद ना खाया हो, 1 मिनट, कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं खाया हो, फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे तो सब खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, बस मैंगो दिखाया, उसको नहीं पता इसको क्या बोला जाता है, कुछ नहीं पता। टीचर ने उसको दिखा के बोला कि इसको हम मैंगो कहते हैं, सुनो इसे क्या कहते हैं, मैंगो, आम कहा जाता है। और अब टीचर ने दिखा दिया वो ऑब्जेक्ट के थ्रू और उसको रख दिया, या तो रियल दिखा दिया या कोई ऐसे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट दिखा दिया ट्रॉय में। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ होगी क्लासरूम में, टीचर अगर वही चीज़ दिखा के बच्चे को कहेगा ये क्या है, तो बच्चा इजीली बता देता है कि ये मैंगो है, आम है और हम इसे खाते हैं, ये फ्रूट है। तो इसलिए यही चीज़ें होती हैं कि बच्चा होता है जो इसमें भाषा कौशल सुनता है और उसको अपनी शब्दावलियों का विकास करता है। बोथ आंसर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व सम परमानेंट डैमेजेस टू environment in your own state or area, which of the following are those damages? आप वास्तव में अपने राज्य या क्षेत्र में पर्यावरण के कुछ स्थायी नुकसान देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह नुकसान कौन से हैं? तो देखिए, द रिच टॉप सॉइल गेट्स वॉश डाउन द रिवर एंड गेट डिपॉजिट इन द रिवर बेड विच रिजल्ट इज फ्लड। सेकेंड स्टेटमेंट है, 1 rich and exciting variety of species of plants and animals have died and are lost to us permanently। समृद्ध ऊपरी मिट्टी नदी में बह जाती है और नदी के तल में जमा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। सेकंड है, पौधों और जानवरों की प्रजातियों की समृद्ध और रोमांचक विविधता मर गई हैं और स्थायी रूप से हमारे लिए खो गई हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन 1 है ना, जब बहुत तेज नदी का फ्लो होता है ना, नदी बहती है, तो वो अपने साथ जो ऊपरी मिट्टी होती है ना, उसकी जो सॉइल होती है वो अपने साथ लेकर जाती है और वो सारी जाके ना एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे हमारी गंगा नदी बहा के ले जाती है, उधर से बह के आते तो हमारा उत्तरी मैदान जो है नॉर्थ साइड में वो बना है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। तो वहाँ जहाँ पे ये सारी मिट्टी हटेंगे तो वहाँ तो बाढ़ आना पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ से मिट्टी हट चुकी है और वहाँ पे क्या हो जाएंगे, गड्ढे टाइप में हो जाएंगे, या वहाँ पे वो पकड़ नहीं रहती है जो रहनी चाहिए, इस वजह से वहाँ पे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और जो टाइम है ना, हमने अपने इसको इन्वायरमेंटल स्टडी को पढ़ा है तो हमें पता चलता है कि जो बहुत सारी विविधताएं थी ना वो खो गई हैं, जानवरों की, पौधों की। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का डायनासोर हमने देखा है, नहीं देखा, पहले के टाइम पे आते थे, क्या चीज़ें उनके साथ हुई, क्या नहीं हुआ, किस चीज़ से वो चीज़ें गायब हो गई। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, और हमें दोनों ही बताना था कौन से नुकसान होते हैं, तो दोनों ही नुकसान ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर जो 14 है आप लोगों का, गणित अधिगम में निम्नलिखित में कौन सी स्वमूल्यांकन की तकनीक नहीं है? सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स लर्निंग में पूछा गया है, तो आप लोगों को ये नहीं देखना मैथमेटिक्स पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाए, नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ असेसमेंट देखिए, स्क्रूटिंग हो जाएगा और कंपैरिजन हो जाएगा, छानबीन करना या तुलना करना। तो जो छानबीन होती है ना, बच्चा उसमें अपनी ही परफॉर्मेंस को ना बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, असेस करता है कि क्या मैंने ये चीज़ अच्छे से करी है, क्या मैं इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ। अभी जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है तो आप लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, फिर अपने असेसमेंट को करने के लिए आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि क्या मैंने सारी चीज़ें पढ़ लिया, मैंने मैम के साथ कर लिया, तो क्या मैं खुद अपने आप अटेम्प्ट कर सकता हूँ और वही सारे कॉन्सेप्ट मुझे याद हैं।
तो ये क्या होगा, आप लोग खुद अपनी छानबीन करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और तुलना में क्या हो जाता है, दो बच्चे हो गए या पूरा ग्रुप हो गया बच्चों का, तो वो उसमें ही अपने आप को कंपैरिजन करता है कि क्या मैंने उससे बेटर किया, क्या मैंने उससे कम किया, क्या मैं उससे और ज़्यादा इम्प्रूव अच्छा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वो दोनों ही चीज़ें करके अपना असेसमेंट करता है। तो बोथ आंसर जो है ना करेक्ट है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच टूल द स्टूडेंट कैन गेट नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ रियल सिचुएशन। विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक परिस्थिति का लाभ प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बताना है आप लोगों को कि क्या करने पर जो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल सके अपनी सिचुएशन का, जो रियल सिचुएशन है। तो इंफॉर्मेटिव टूल्स, कम्युनिकेटिव टूल्स या कंस्ट्रक्टिव टूल, रचनात्मक उपकरण या सिचुएटिंग टूल्स। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। जो सिचुएटिंग होगा ना उसमें टूल्स में क्या करेंगे, सिचुएशन दिया जाएगा बच्चों के। कई बार हम छोटे बच्चे जो होते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो उनको सिचुएशंस दे देते हैं कि अगर आपके साथ ये रियल लाइफ में हो रहा है और फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको इस तरीके से अप्लाई कर दिया आपकी लाइफ में तो क्या चीज़ें होंगी। तो बच्चा उससे क्या करता है, वो अपना प्रत्यक्ष रियल सिचुएशन में उसको एक्सपीरियंस लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इंफॉर्मेशन में तो आपको लगता है क्या, इंफॉर्मेटिव है तो इंफॉर्मेशन मिलेगी बच्चों को। कम्युनिकेशन में बच्चा बातचीत करके चीज़ों को लेगा, मतलब एक्सपीरियंस लेगा या अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करेगा। कंस्ट्रक्टिव में बच्चों को क्या करा जाएगा, देते हैं चीज़ें और बच्चे उससे क्या करेंगे, कुछ नया क्रिएटिव एक्टिविटी के थ्रू बनाने की कोशिश करेगा। तो आपका तो इसका आंसर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या दिक्कत है यानी, सुनाई नहीं देता क्या, बार 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 आती रहती है। बंद करो और जा यहाँ से, जा यहाँ से। अब उठ गई ना तो फिर मैं मारूंगी, तो मेरे को मत बोलना। जाके नीचे पूछ मम्मी से, बताएंगी। दरवाजा बंद करके चली जा, मेरे को काम करने दे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइप डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदी इज करेक्ट। देखो आप लोग, हिंदी का प्रकार विवरण निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। खड़ी बोली हिंदी के इस रूप को वर्तमान में मानक हिंदी माना जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। जो खड़ी बोली थी ना, चलते चलते अब हमारी मानक हिंदी भाषा बन चुकी है। ये तो लाइन आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी बुक में पढ़ी होगी, अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है हिंदी या कुछ भी पढ़ा है आपका एनआईएस में हिंदी टॉपिक देख के भी सब्जेक्ट का है कुछ थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा है, तो वो भी, या आपने लैंग्वेज वाला टॉपिक जो एनआईएस में है मेंशन वो पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन है, हो रखी है डायरेक्ट। इसके बाद है हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी तथा उर्दू दोनों रूप शामिल है। तो ये वाली भी बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू के दोनों ही शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों जो है ना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो होगा 1 करेक्ट होगा। ये जो आपका ना स्टैंडर्ड हिंदी वाला, ये तो आपको आपके एनआईएस की उसमें मिल जाएगा देखने को। लैंग्वेज वाला टॉपिक है, ब्लॉक नंबर 3 है शायद, उसमें है ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रुपिंग स्टूडेंट इन अ हेट्रोजेनस वे कैन, छात्रों को विषम योग्यताओं से समूहित करना डैश हो सकता है। एक ना हेट्रोजेनस होता है और एक होमोजीनस होता है। होमोजीनस होमोजीनस होता है, एक मिनट, होमो ये होमोजीनस
देख लेना अच्छे से स्पेलिंग। इस होमोजेनस होता है एक आप लोगों का, मतलब सम वाले, सम समूह, सम समूह। ये जो सम समूह होते हैं ना, इसमें सेम एज के बच्चे होते हैं, सेम एज वाले बच्चे होते हैं। और ये जो हिट्रोजीनस होता है ना, इसमें डिफरेंट एज वाले बच्चे होते हैं, डिफरेंट एज, डिफरेंट एज के बच्चे होते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि हिट्रोजीनस, अगर हम अलग अलग एज के बच्चों का समूह बनाते हैं तो उससे क्या होगा, उस चीज से क्या होगा। तो ऑप्शंस देखिए, छात्रों को अन्य छात्रों को धीमा या उन्नत करने के रूप में लेबल करने से रोकने में मदद, सही है। केवल मेधावी छात्रों को, मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति को प्रभावित करते हैं, नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे बोला जाएगा वो होमोजीनस में आ जाएगा कि एक ही सेम एज या सेम एबिलिटी के बच्चों का ग्रुप बनाया गया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट मेधावी बच्चे हैं या लो मेंटल लेवल के बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना बिल्कुल करेक्ट है कि जब हम हिट्रोजीनस क्लास बनाते हैं ना, अलग अलग एज ग्रुप या अलग इंटरेस्ट हो गया, अलग एबिलिटीज हो गई ना, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं, जिससे हम उनको लेबल नहीं करते कि ये लो बच्चा है, ये इंटेलिजेंट बच्चा है। इस चीज़ें में हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ना वो बिल्कुल करेक्ट है और आपका हो जाएगा सी वाला करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में ना फॉर्मूला है, जिसको अच्छे से फॉर्मूला याद है ना वही कर सकता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड बताया गया है DSSB के साइड से। तो आप लोग देख लेना अच्छे से, ओनली बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है ना तो आप लोग एक दो क्वेश्चन, एक दो क्या, मैंने तो खुद पेपर में 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्किप किए थे, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे 100 में से। 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे और कुछ क्वेश्चन थे जो गलत गए, तो इस वजह से मेरा 87 नहीं आ पाया था, 61। तो आप लोग अपना इस टॉपिक को कर सकते हैं स्किप, अगर नहीं आता है तो। जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसकी वजह से क्वेश्चन तो गलत होगा, उसके साथ नंबर भी 0.5 की जो आपकी होती है कट हो जाएंगे, तो फायदा कुछ नहीं है। स्किप कर सकते हैं एक दो क्वेश्चन पेपर में, और करना ही पड़ेगा। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं समझ आते और हमें करने ही पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ टीचर, ऑफ द टीचर। समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में कौन सी भूमिका है। क्रिएट द प्रॉब्लम सिचुएशन, करेक्ट है। क्रिएट fear free atmosphere in the class, assist the student in perceiving, defining and stating the problem, समस्या की स्थिति बनाएं, कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाएं, समस्या को समझने, परिभाषित करने, उसे बताने में छात्र की सहायता करें। तो ये जो तीनों है ना बिल्कुल करेक्ट है। जो टीचर होता है ना वो अपने बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम देता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो उस प्रॉब्लम को ना ईजिली सॉल्व कर सके, उसके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो वो प्रॉब्लम, और बच्चा उसको सॉल्व करके अपना जो मेंटल लेवल है उसको थोड़ा हाई कर सके, उस चीज़ को सीख सके। इसलिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा तीनों करेक्ट है, तो बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है, टीचिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी स्टेज बेनिफिट्स चिल्ड्रन बाय प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अधिगम से बच्चों को निम्नलिखित में से किसके विकास को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए, उनकी टिप्पणियां और विचारों का वर्णन और संचार करने के लिए एक भाषा, अपने पर्यावरण के बारे में जानने और समस्या के समाधान खोजने के लिए आवश्यक कौशल। तो बिल्कुल सही है। जब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं अपने इन्वायरमेंट में कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो वो चीज़ें ना ऑब्जर्व करके क्लासरूम में अगर हम उनको बोलते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता है, जिससे उसको क्या करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं उस बच्चे की,
उसको आइडियाज़ आते हैं, किस तरीके से हमें अपनी जो ऑब्जर्वेशन हमने की है उसको प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें ना छोटा बच्चा भी समझ जाता है, 1st to 5th क्लास वाला। और वो अगर हम उसको उसके इन्वायरमेंट में जो भी इशू चल रहा है उसको हम चांस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जाओ और खोजो उन प्रॉब्लम्स को, उनकी जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन उनको ढूंढो, तो उससे बच्चे में ये सारी कौशल भी विकसित होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। तो ये आज आपका 20 क्वेश्चन का सेट था। कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं आप लोगों के। होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा क्लास को। अच्छे से आप लोग 3 क्लास हो चुकी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा अब तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सारे एक साथ आप लोगों को प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एजुकेशन स्पेयर हमारा चैनल है एक। प्रेप स्मार्ट क्रैक फास्ट आप लोगों को करना है, अच्छे से करिए। कोई भी सपोर्ट चाहिए आप लोग बेझिझक होके कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को हेल्प मिलेगी आपको इस चैनल पे। और एक अनदर चैनल जो है परीक्षा दर्पण, वहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो चैनल है ना वो वहाँ पे सारे क्लियर होंगे, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन स्पेयर, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करिए। अपडेट आप लोगों को हर एक चीज़ की मिलती रहती है यहाँ पे, कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सी क्या चीज़ें चल रही हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कब होंगे, आंसर की सारी मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है ना आप लोगों का मेंशन है यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकें। थैंक यू।